हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब शुरुआत करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की पावर और पावर फैक्टर के ऊपर के। ठीक है, तो 208 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। और जो लोग भी YouTube से पढ़ रहे हैं तो वहां पर देखिएगा कुछ लेक्चर आपको मिसिंग मिलेंगे। एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पर 249 रुपीज में सब कुछ अवेलेबल है। PDF नोट्स भी अवेलेबल है, टेस्ट भी अवेलेबल है, सारे ओल्ड वर्जन भी नेटवर्क का अवेलेबल है, न्यू वर्जन भी अवेलेबल है, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, मात्र 249 रुपए में। ठीक है, 249 रुपीज में, तो जाके सपोर्ट कर सकते हैं हमें। ठीक है, चलिए, तो वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज V ऑफ टी इक्वल टू, लोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज गिवन है V ऑफ टी 60 cos ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री एंड करंट I ऑफ टी इक्वल टू 1.5 cos ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री। फाइंड नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 209 है, रियल एंड रिएक्टिव पावर निकालना है आपको। ठीक है, 210 क्वेश्चन है। अपेरेंट पावर एंड कॉम्प्लेक्स पावर निकालना है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड और यहाँ पे मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों निकालना है। क्वेश्चन नंबर 211 है, पावर फैक्टर एंड सर्क्यूट इंपीडेंस, मतलब सर्क्यूट का जो इंपीडेंस मतलब लोड इंपीडेंस। असल में सर्क्यूट क्या है? लोड ही। ठीक है, तो लोड इंपीडेंस में कौन सा एलिमेंट है आपको, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस है, RL सर्क्यूट है, RC सर्क्यूट है, उसका नेचर आपको बताना है। तो बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। चलो शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम लोग न्यूमेरिकल ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, इसको इंस्टेंटेनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लें, देखिएगा कि यहां पे वोल्टेज दे रखा है हमें V ऑफ टी इक्वल टू 60 cos ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अभी हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में। अगर मैं इसको फेजर फॉर्म में लूं तो 60/√2 दैट इज RMS, और एंगल क्या हो जाएगा, cos है तो डायरेक्टली -10 डिग्री उतर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट क्या है यहाँ पे, I ऑफ टी इक्वल टू, I ऑफ टी है 1.5 cos ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री, ये भी cos है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करंट I इक्वल टू 1.5/√2 एंगल प्लस 50 डिग्री। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, आपको पढ़ा समझ में आए इस वजह से थोड़ा सा बड़ा लिख दिया था। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमने क्या कर लिया, फेजर फॉर्म में ले लिया। अब देखो यहां पे अगर हमें क्या निकालना है, एक्टिव पावर, रियल पावर निकालना है। तो रियल पावर का अगर मैं फॉर्मूला देखूं, मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 209 को अगर हम लोग सॉल्व करें, तो अगर यहां पे आपको पूछे कि रियल पावर, इसका मतलब P इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, तो अब देखो यहां पर वोल्टेज का ये RMS भी अवेलेबल है, करंट का RMS भी अवेलेबल है, cos फाई। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई क्या है, पावर फैक्टर होता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, ये भी तो पावर फैक्टर होता है। तो अब इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखें तो कई सारे स्टूडेंट देखते हैं 50 और 10, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाता है, 40 डिग्री हो जाता है। 50 - 10 कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। और यहीं पे गलती हो जाती है, तो डायरेक्टली कभी भी ऐड नहीं करना, दैट इज गोल्डन रूल, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते। आपको क्या करना है, इन एंगल को प्लॉट करके देखना है। प्लॉट कैसे करेंगे, देखो एक रेफरेंस लाइन ले लो। ये रेफरेंस लाइन क्या होती है हमारी, 0 डिग्री की लाइन होती है रेफरेंस लाइन, जो कि एकदम हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो 0 डिग्री एज्यूम करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर वोल्टेज अगर है तो -10, माइनस मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्या सिखाया था मैंने, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज आपका, ये वोल्टेज जो है वो 10 डिग्री इधर की साइड में। अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्लॉकवाइज का मतलब ही क्या है, माइनस है। और करंट कितना है, प्लस 50 डिग्री, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया हमारा करंट, दैट इज करंट, और ये हो गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो ओवरऑल अब देखोगे तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, एंगल कितना हो गया, अब 60 डिग्री हो गया कि नहीं, 50 इधर और 10 इधर। अब माइनस मत करना इसको, क्योंकि ऑलरेडी ग्राफ में क्लॉकवाइज बना है, इसका मतलब क्या है, माइनस ही है। 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब है कि पावर फैक्टर क्या है, कॉस, और ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, तो दैट इज क्या हो जाएगा, cos फाई। पावर फैक्टर हो जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इसका मतलब 1/2। अब मैंने बोला था आपको कि पावर फैक्टर कभी भी मतलब 1/2, इसका मतलब 0.5 है ना, 0.5। तो हमेशा उस स्केल में 0.5 दो वैल्यू होती है। अब लैगिंग है या लीडिंग है, ये कैसे पता लगाओगे, तो ये पता लगाने का आसान तरीका है कि फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में होता है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज में वोल्टेज के ऊपर देखोगे तो करंट आगे है या वोल्टेज आगे है, तो आप देखो करंट लीड कर रहा है, करंट आगे है ना, तो करंट क्या हो जाएगा, लीड है। इसका मतलब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/2
लीडिंग नेचर। क्या हो जाएगा? लीडिंग नेचर, मतलब कैपेसिटिव नेचर है इसमें। ठीक है, चलो अब जल्दी से फटाफट कर देते। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? VRMS मतलब 60/√2 इंटू 1.5 बाय √2 इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा P इक्वल टू 22.5 वॉट। यूनिट क्या है इसकी? वॉट। तो ये हो गया हमारा रियल पावर, सचमुच का पावर, एक्टिव पावर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, रिएक्टिव पावर निकालना। रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा? VRMS, IRMS और sin फाई। तो अब तो ये फटाफट निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे VRMS IRMS कितना हो जाएगा? 60/√2 और 1.5/√2 और साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मतलब है, साइन 60 रख दोगे तो कितना हो जाएगा? √3/2। तो ये आपका जो रिएक्टिव पावर आ जाएगा 38.9 VAR, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 209 परफॉर्म। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 210 में क्या दे रखा? अपरेंट पावर एंड कॉम्प्लेक्स पावर क्या होगा? ठीक है, अपरेंट पावर एंड कॉम्प्लेक्स पावर क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पे 2010 अपरेंट पावर की अगर बात करें हम लोग, है ना, 2010 की बात करें, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। चलो, तो अपरेंट पावर क्या होता है? अपरेंट पावर सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करता है। तो मैग्नीट्यूड इसका मतलब है कि S इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। सिर्फ इतना मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड 60/√2 इंटू 1.5/√2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? √2 से क्या हो गया? 30 इंटू 1.5, 15 45, तो इसका मतलब 450 और पॉइंट हो जाएगा तो 45 वोल्ट एम्पेयर। दैट इज अवर अपरेंट पावर। ये क्या है हमारा? अपरेंट पावर। 45 वोल्ट एम्पेयर इज अवर अपरेंट पावर। अब कॉम्प्लेक्स पावर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स पावर पे कलर चेंज कर देते थोड़ा सा। तो कॉम्प्लेक्स पावर अगर देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स पावर हमने देखा है कि एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर से भी निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स पावर। देखो 2-3 तरीके हैं। हमें पता है कि P, अब यहाँ पे लीडिंग का नेचर, लीडिंग है, इसका मतलब क्या है? कैपेसिटिव नेचर है, कैपेसिटिव लोड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? -JQ। यहां से भी आप कॉम्प्लेक्स पावर निकाल सकते हो। P भी पता है, Q भी पता है। एक तो ये तरीका है ना। चलो मैं निकाल भी देता हूं यहां से। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 22.5 माइनस क्यों लगाया? क्योंकि लीडिंग नेचर है ना, मतलब कैपेसिटिव लोड है, याद है ना आपको? प्लस माइनस में क्या बताया था? और J 38.9। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और एंगल अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड और एंगल यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसको मैं कर देता हूँ, वैसे तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ बट आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो 38.9 J, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो 45 आ जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बात कैलकुलेटर में क्या रहेगा? 44.9398 इस तरीके से होगा, तो अप्रोक्सीमेटली वो 45 ही है। ठीक है, और एंगल कितना हो जाएगा? एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री, मतलब -60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक पावर में जो आपका एंगल आया है वो कितना आया है? -60 डिग्री आया है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? क्यों? क्योंकि देखो ये P और माइनस क्यों आना था? फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो एंगल तो माइनस ही आना था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स पावर। एक तरीका तो ये है कॉम्प्लेक्स पावर निकालने का। दूसरा तरीका क्या है कॉम्प्लेक्स पावर निकालने का? अगर मैं और करके लिखूं कि S इक्वल टू VRMS इंटू IRMS का कॉन्जुगेशन, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे फॉर्मूले जितने मैंने डिराइव करवाए वो सब के सब यूज हो रहे हैं। चलो एक तरीके से तो आगे दूसरा मेथड से करा रहा हूं। VRMS अब क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में VRMS कितना है? VRMS देखेंगे तो 60/√2 और एंगल के साथ में लेना है हमें -10 डिग्री। अब देखिए कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे एंगल IRMS कहाँ है? 1.5, तो कॉन्जुगेशन में मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, मैग्नीट्यूड तो वही का वही रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलता है? एंगल बदलता है। एंगल अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, देखिए प्लस माइनस से ये माइनस कैसे आया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, इस वजह से माइनस आया। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन होगा, अगर मान लो इसका कॉन्जुगेशन करना है तो इसका माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये समझिए कि यहाँ पे एंगल में तो समझ में आ गया कॉन्जुगेशन का कि पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव अगर रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो जो इमेजिनरी पार्ट वाले का जो साइन है वो बदल जाएगा कॉन्जुगेशन में। ठीक है, बाकी सारी रामायण हम पढ़ेंगे
पावर सिस्टम में। चलो तो अब यहाँ पे फटाफट कर देते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन ये कितना आएगा 45 आएगा, और एंगल माइनस माइनस मतलब -60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखो आ गया नहीं, दोनों मेथड से आंसर आ गया आपका कॉम्प्लेक्स पावर। तो ये है कॉम्प्लेक्स पावर और ये है अपरेंट पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर में हमें मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों मिलता है, अपरेंट पावर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, बाकी यूनिट दोनों की सेम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत अच्छा लगा मुझे और आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो आपके फॉर्मूले हैं अभी तक जो हमने पढ़े थे उसको आपको और भी बेहतर वे में अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 211 में क्या पूछा है, पावर फैक्टर। भाई पावर फैक्टर तो आप बार बार निकाल रहे, पावर फैक्टर निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, पावर फैक्टर कितना है 0.5 लीडिंग है, पावर फैक्टर तो आ गया है। नेक्स्ट है आपका सर्किट इंपीडेंस, ये निकाल लेते हैं हम लोग। सर्किट इंपीडेंस कैसे निकालेंगे 211 में, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार यहाँ पे गड़बड़ करते स्टूडेंट। 211 सर्किट इंपीडेंस, तो इसमें करेंगे हम लोग यहाँ पे Z इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है हमारा 60/√2 एंगल -10 और करंट है हमारा 1.5/√2 एंगल -50। तो √2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 1.5 15 चौक 60 0 और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो इम्पिडेंस जो हुआ Z इक्वल टू 40 एंगल -60, दैट इज अवर इम्पिडेंस। ठीक है, अब देखिए इम्पिडेंस है तो इस इम्पिडेंस के अंदर आपका रजिस्टर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही होगा, है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होगा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 40 cos 60, ठीक है, और माइनस क्योंकि माइनस साइन है तो J 40 sin 60। तो ये कितना हो जाएगा रियल पार्ट 40 cos 60, तो मतलब कि ये आपका हो गया 20, क्योंकि 40 cos 60 ये हो गया 20 और माइनस 40 sin 60, तो ये हो जाएगा -34.64। इसका मतलब है कि ये है R माइनस JX। अब देखो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यहाँ तो XC हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं XC, बट मैं बोलूंगा XC नहीं बोलना, आपको ये बोलना है क्योंकि ये जो रिएक्टेंस है ये आपका एक भी हो सकता है, और अगर यहाँ पे RLC सर्किट हुआ तो इसका मतलब है कि जिसका कैपेसिटेंस का डोमिनेंस हुआ तो उस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि दो चीजें पॉसिबल है, दो चीजें ये पॉसिबल है कि अगर या तो ये RC सर्किट है, या तो ये क्या है प्योरली RC सर्किट है, या फिर ये है हमारा RLC सर्किट और जिसमें क्या रहेगा कैपेसिटेंस डोमिनेंट रहेगा, जिसमें कैपेसिटेंस क्या रहेगा, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या रहेगा डोमिनेंट रहेगा। तो दोनों ही सर्किट पॉसिबल है, बट कई बार जल्दबाजी में स्टूडेंट सिर्फ RC सर्किट ही बोलते हैं, वो भूल जाता है RLC सर्किट भी पॉसिबल है अगर उसका नेचर ओवरऑल लीडिंग रहा तो, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन कुछ भी गिवन नहीं है कि सर्किट का क्या रहेगा, हमें तो सिंपली वोल्टेज और करंट मेंशन है, तो ये सर्किट पॉसिबल है। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी पूछेंगे, अगर कोई पूछा रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ तो ये कितना हो गया 20 ओम हो गया। तो अगर कोई पूछेगा रिएक्टेंस बताओ तो कितना हो गया 34.64 क्या हो गया रिएक्टेंस हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने बहुत सारे बेसिक से चीजें स्टार्ट करी और जितने आपने थ्योरी में फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे यूज कर दिए हैं, वो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे यूज कर दिए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 212, 213, 214, 3 क्वेश्चन है लाइन से और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे वो जो मैंने थीटा और फाई में डिफरेंस बताया था ना, वो सब के सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ अलग है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक सर्किट गिवन है जिसमें वोल्टेज सोर्स लगा है 20 एंगल 0 का, और यहाँ पे सोर्स इंपीडेंस ZS मतलब सोर्स इंपीडेंस और ZL मतलब लोड इंपीडेंस, मतलब ये सोर्स का इंपीडेंस है, ये जो सोर्स लगा हुआ है इसका इंपीडेंस है, और ये हमारा लोड इंपीडेंस है 7 + J4 और 1 + J2 ओम में दे रखा है। ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते ध्यान से। फाइंड रियल एंड रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड इंपीडेंस। ये जो लोड इंपीडेंस है ये कितना रियल और रिएक्टिव पावर ले रहा है। अब देखिए यहां पे आप वो देखेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे कि सर रियल पावर पूछा है तो VRMS IRMS cos फाई लगा देते हैं, बट यहां पे इस लोड के अक्रॉस का वोल्टेज हमें नहीं पता है,
कई सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि यही वोल्टेज यहाँ पे लगा देते हैं। नहीं नहीं, ये वोल्टेज अब यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अब ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप भी होगा, फिर यहाँ पे आए, मतलब इस वोल्टेज में से कुछ यहाँ ड्रॉप होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो डायरेक्टली यही वोल्टेज हमारा यहाँ अपीयर कर जाता, तब हमारा सही हो जाता है ना। सब कुछ समझ में आया सारी चीजें। तो यही डिफरेंस है कि यहाँ पे अब लोड का पावर फैक्टर और सोर्स का पावर फैक्टर डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, एक पावर फैक्टर अब नहीं रहता है। चलिए, खैर अभी तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि रियल और रिएक्टिव, बट हमारे पास क्या एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का VRMS IRMS cos फाई के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? है, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हम। हमें यह भी पता है साथ में कि सर इस इंपीडेंस में हमारे लिए ये क्या है, असल में ये है एक तरह का रेजिस्टेंस और ये एक तरह का क्या है, रिएक्टेंस। और आपने बताया था कि एक्टिव पावर मतलब रियल पावर किस में जाता है, रियल पावर इसमें जाता है, और रिएक्टिव पावर किस में जाता है, रिएक्टेंस में जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें यहां से करंट अगर एक बार पता चल जाए, करंट तो एक ही फ्लो करेगा, करंट आई है ना, करंट अगर पता चल जाए, और मैं अगर बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 212 की, क्वेश्चन नंबर 212 की, तो अगर मुझे एक बार अगर मुझे करंट पता चल जाए तो मैं ये बोल सकता हूं कि लोड में जो मेरा एक्टिव पावर है वो मैग्नीट्यूड ऑफ IRMS का स्क्वायर, क्योंकि हमें यहां मैग्नीट्यूड ही चाहिए, एंगल नहीं चाहिए, इनटू रेजिस्टेंस I इंटू आई स्क्वायर आर, मतलब आई स्क्वायर आर मतलब IRMS का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर आ जाएगा। और अगर सिमिलरली यहां पे अगर मुझे रिएक्टिव पावर निकालना है QL, L मतलब कि लोड, ठीक है, तो यहां पे आई स्क्वायर RMS, ठीक है, आई स्क्वायर RMS इंटू x मतलब कि 4 है ना, मतलब कि x कर दूं यहां पे, मतलब कि 4 आ जाएगा। तो बस इतना हो जाए, रेजिस्टेंस पता है, रिएक्टेंस पता है, सिर्फ मुझे अगर ये करंट पता चल जाए तो काम हो जाएगा मेरा। तो उस तरीके से मैं रियल और रिएक्टिव पावर निकाल सकता हूं। बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब करंट कैसे निकलेगा, आपके पास वोल्टेज अवेलेबल है और यहां पे सर्किट एलिमेंट अवेलेबल है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इंपीडेंस टोटल, तो आपका क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा। चलो अब सबसे पहले हम लोग तो करंट फाइंड आउट करते हैं, है ना। सबसे पहले करंट अगर फाइंड आउट करें, देखिएगा यहाँ पे, तो हम ये बोल सकते हैं करंट इक्वल टू आई इक्वल टू वोल्टेज कितना है 20 एंगल 0 डिवाइडेड बाय ZS प्लस ZL है ना। केवीएल भी घूम जाओगे तो भी इस तरीके से कर सकते हो, और केवीएल नहीं घूमे तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस, तो ये हो जाएगा हमारा करंट। तो यहां पर आप देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 20 एंगल 0 डिवाइडेड बाय ZS कितना है। अब ZS में रियल मतलब 7, रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर देते, तो 1 + 7 मतलब 8 प्लस J कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 4 और 2 6। अब इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल लोगे, इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकालोगे, एंगल को ऊपर ले जाओगे और दोनों मैग्नीट्यूड को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। इतना तो कर लोगे, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहां से आपको करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एंगल -36.86 तो अब आपको करंट का तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, अभी आपको काई से मतलब है, करंट के मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 28 28 वॉट इज अवर PL, ठीक है। और QL की अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू x कितना है 4 मतलब 16 है ना, 4 चौक 16, तो 16 VAR वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, दैट इज अवर QL। तो दो चीजें अब यहां से हमें फाइंड आउट कर ली हमने, एक तो हमारा PL और दूसरा हमारा QL, ठीक है। PL और QL पता चल गया है, और अब हमें करंट भी पता है। अब देखो यहां से करंट कितना है, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है 2 एंगल 36.86, ठीक है। तो हमें अभी 212 वाले क्वेश्चन में जो भी पूछा था रियल एंड रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड इंपीडेंस, वो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लिया। हम VRMS IRMS cos फाई के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि सर्किट एलिमेंट है, वहां से निकाल लिया। दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ कि नहीं हम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 213 में पढ़ते हैं, फाइंड रियल एंड रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड बाय सोर्स इंपीडेंस। क्या पूछा है कि जो सोर्स इंपीडेंस है वो कितना रियल और रिएक्टिव पावर ले रहा है।
तो ये भी आसानी से निकाल दोगे। अब सोर्स का निकालना है आपको और करंट पता है, तो हम ये कर सकते हैं कि 213 नंबर में, ठीक है, 213 नंबर का क्वेश्चन, इसमें हमें पता है कि यहाँ पे पी एस कर देते हैं ना इसको, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली आई स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इंटू 1, तो दैट इज 4 वाट इज दी पी एस सोर्स पावर। और क्यू एस अगर देखें तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू एक्सएल, एक्स कितना है 2 है, तो 2 आ जाएगा 4 और 4 दूनी 8 वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, दैट इज अवर क्यू एस। समझ में आ गया। तो यहाँ पे पीएस और क्यूएस तो बहुत आसानी से निकल गया, मतलब 213 वाला न्यूमेरिकल भी बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड रियल एंड रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। मतलब ये जो सोर्स है ये कितना रिएक्टिव पावर और रियल पावर डिलीवर कर रहा है, कितना एक्टिव पावर और कितना रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर कितना डिलीवर कर रहा है, सोर्स की बात हो रही है। अब देखो सोर्स की बात हो रही है तो आपके पास देखिएगा सोर्स की बात करेंगे ना हम लोग, 214 सोर्स की बात कर रहे हैं। तो सोर्स में आपके पास क्या है, सोर्स से कितना एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर जा रहा है, तो हमारे पास इस सोर्स का वोल्टेज भी है, हमारे पास इस सोर्स का वोल्टेज है 20 एंगल 0, और अगर करंट की बात करें तो करंट है 2 एंगल माइनस 36.86, ये सोर्स के वोल्टेज और करंट है। अब यहाँ पे वोल्टेज और करंट है अगर सोर्स के, तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वी आर एम एस आई आर एम एस कर ले, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ये वैल्यू नहीं पता है कि आर एम एस या पी के कुछ मेंशन है क्या, नहीं मेंशन है, तो बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग आर एम एस लेके ही चलेंगे। जब कुछ भी मेंशन हो तो उसको क्या लेके चलेंगे, आर एम एस लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी आर एम एस आई आर एम एस भी पता है, और इन दोनों के बीच का अगर एंगल है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, फेजर ड्रॉ करूँ, तो वोल्टेज यहाँ पे है और करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है 36.86 से, तो यही एंगल हमारा क्या है, पावर फैक्टर एंगल है, यही एंगल हमारा क्या है, पावर फैक्टर एंगल है। तो इसका मतलब है कि P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी आर एम 20 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा कॉस फाई 36 मतलब 0.8, तो 20 दूना 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 32 वॉट, ये कितना हो जाएगा 32 वॉट हो जाएगा। P हमारा किसका है, अच्छा S से, तो ये हमारा सोर्स का है, मतलब सोर्स का नहीं, सोर्स इंपीडेंस का है ना, सोर्स SL कर देते, सोर्स इंपीडेंस कर देते, इसको हम लोग सोर्स कर देते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, जनरेटेड कर देते, इसको एक काम जनरेटेड कर दो, जनरेटेड पावर, ठीक है, जनरेटेड पावर कर देते। अब QG कर देते, QG कितना हो जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस और साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे 20 इंटू 2 इंटू 0.8 है, 0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24 वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, दैट इज QG, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है ना, तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व तो कर दिए, बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिए, सारी चीज जो पूछी थी हमने कर दी। तो अब देखा आपने डिफरेंस की, यहाँ पे लोड का पूछे तो लोड के इसमें निकालना है, सोर्स का पूछे सोर्स का, इस तकरीबन सप्लाई का जनरेटेड एक्टिव पावर और जनरेटेड रिएक्टिव पावर पूछे तो अलग तरीके से निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पर ये तो दोनों लोड है, ये कोई जनरेट कर सकते हैं क्या पावर अपने पास, तो इस लोड में और इस सोर्स इंपीडेंस में जो भी एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर आया होगा वो कहां से आया होगा, इस सप्लाई से आया होगा। तो इसका मतलब है कि जितना आपने सप्लाई, मतलब यहां पे जो भी है, जो भी सप्लाई, सपोज करो एक्टिव पावर की बात करें, रियल पावर की बात करें, तो रियल पावर उतना ही जनरेट हो रहा होगा जितना इन दोनों की डिमांड होगी, तो यहां पर एक ऑब्जर्वेशन देखिए ध्यान से, यहां से एक ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखिए कि अगर मैं बोलूं कि सोर्स वोल्टेज है ना, सोर्स मतलब मैं बोलूं कि जनरेटेड एक्टिव पावर है, वो किसका समेशन होना चाहिए, वो समेशन होना चाहिए PSL सोर्स का और लोड का समेशन होना चाहिए। तो देखिए अगर इन दोनों का समेशन, तो PSL कितना है, PSL है हमारा 4 और PL कितना है, PL हमने कितना निकाला 28, तो 28 और 4 कर लेंगे तो 32 वॉट इज द आंसर। देखो आ रहा है क्या 30, बिल्कुल आ रहा है 32 आ रहा है क्या, नहीं बिल्कुल आ रहा है 32, है ना, क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं। नेक्स्ट अगर देखें तो यहां पे रिएक्टिव पावर भी उतना ही जनरेट हो रहा होगा जितनी लोड की डिमांड होगी,
तो लोड का अगर देखें रिएक्टिव पावर, तो इसका मतलब है कि QSL प्लस QL कर दें तो QSL कितना है हमारा, QSL है 8 और ये QL कितना है, QL है 16, तो 16 और 8 कितना हो गया 24 वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। देखिए 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिली कि सोर्स से एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर उतना ही जनरेट होता है जितना लोड की डिमांड होती है। तो ये पावर सिस्टम में बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से आप और भी अलग लेवल पे सीखोगे। ये बेसिक सीख लिया ना तो बहुत हेल्प करेगा आपको पावर सिस्टम के पावर के कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कि यहां पे जो जनरेटिंग स्टेशन है वो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर उतना ही जनरेट करेगा जितनी लोड की डिमांड होगी। मतलब आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर उसको जलाना बंद कर दोगे आपने अपने कॉलोनी में, अपने सोसाइटी में, अपने शहर में डिसाइड किया कि हमको बिजली नहीं जलाना, सबने अपने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया, तो जनरेटिंग स्टेशन जो जनरेट कर रहा है ना उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। याद है आपको कोविड के टाइम पे मोदी जी ने एक बार आई थिंक रात के 9 बजे बोले सब सप्लाई अपनी बंद कर देना, है ना, एक साथ सब। तो एक साथ बहुत सारे पूरे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जब अपनी बंद करी तो जनरेटिंग स्टेशन पे बहुत ज्यादा अलर्टनेस थी कि उसको कैसे मेंटेन करना है, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। तो आपको पावर सिस्टम में बहुत अलग तरीके से बताऊंगा कि घर में अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई है तो जनरेटिंग स्टेशन पे जो बैठा हुआ बंदा है उसे कैसे पता चलेगा कि आपके यहाँ लोड कम ज्यादा हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ और इसका आंसर भी पावर सिस्टम में ही आपको दिया है मैंने, ठीक है। एनीवेज चलो अब नेटवर्क पे वापस लौटते हैं। तो ये रहे हमारे 3 क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर तरीके से हमने पूरा का पूरा सेशन डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के न्यूमेरिकल, अभी इस वाले लेक्चर में मैंने 2 न्यूमेरिकल पीछे करे, है ना, 2 ही करे हमने, कितने करे, हाँ 3 न्यूमेरिकल इधर और 3 न्यूमेरिकल इधर, है ना। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि VRMS IRMS cos phi कब लगाना है और I2R और I2X कब लगाना है। इन दोनों क्वेश्चन से ये चीज पता चल गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और थोड़े से अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।